हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बताना है कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा वी ए स्मिथ। ठीक है, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स ये सभी संबंधित थे। ठीक है, अगर आर डी बनर्जी का बात करें यानी रखाल दास बनर्जी का बात करें तो इन्होंने 1922 ईस्वी में किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद के एन दीक्षित की अगर बात करें तो के एन दीक्षित ने किसी चीज की खोज नहीं की थी, पर ये डायरेक्टर जनरल थे किसके? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के ये डायरेक्टर जनरल रहे 1937 से लेकर 1944 तक। ठीक है, ये ASI के डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद एम एस वत्स का अगर बात करें तो एम एस वत्स ने रंगपुर खोजा है। क्या खोजा है? रंगपुर। ठीक है, लेकिन वी ए स्मिथ उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? PCI भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं दीपा मलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, इसका पुरस्कार किसने जीता है अभी हाल ही में? इसका पुरस्कार जीता गया है रानी रामपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किस शब्द को चुना गया है? कौन सा शब्द है वो शब्द है संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, ये आपको बताना है। किस भाषा में लिखा गया था? ये बेसिकली लिखा गया था तुर्की में। ठीक है, यहां से आपको याद रखना है, अगर मुगलों की दरबार की भाषा अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, या मुगलों की राजभाषा अगर पूछी जाए आपसे, तो ये तुर्की नहीं होता है, ये होता है फारसी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, इसको बाबर ने खुद लिखा था और ये लिखा था तुर्की भाषा में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, ये आपको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में कब? 18 जून को। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था हकीम खान। क्या नाम था? हकीम खान। ठीक है, और मानसिंह आप जानते हो। ठीक है, मानसिंह और आसफ खान, इन दोनों के नेतृत्व में मुगल सेना आई थी। कौन कौन मुगल सेना के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? एक थे मानसिंह और दूसरा थे आसफ खान। ठीक है, और किनके तरफ से? महाराणा प्रताप की तरफ से। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन थे? हकीम खान। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अक्सर लोग यहाँ पे गलत कर बैठते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप हिंदू है तो उनका सेनापति भी हिंदू ही होगा, तो वो लोग पहले हकीम खान को निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर हकीम खान होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आसान सा क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। आप सभी को पता होगा कि शिवाजी का 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में यहीं पर राज्याभिषेक हुआ। एक स्वतंत्र शासक के रूप में इनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति का उपाधि भी धारण किया। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने अपना राजधानी भी बनाया था। और शिवाजी के जन्म से रिलेटेड मैं बार बार बोलता हूं, आपको दो चीजें याद रखनी है, 1627 और 1630। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आप उसको टिक करोगे। कहीं 1627 मिलेगा, कहीं 1630 मिलेगा। अगर दोनों साथ में ऑप्शन में है तो आपका सही आंसर 1627 होगा।
क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इसको बताते रहता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? अमेरिका में भारत के नए राजदूत अभी कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये बने हैं तरनजीत सिंह संधू। कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ये था कैनिंग, जो 56 में आ चुका था, इसलिए 57 में भी स्वाभाविक है यही रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई गई थी गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद। और ये कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में अगर डेट आपसे पूछ लिया जाए तो 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। अच्छा, ये कहाँ है चौरी चौरा? ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, चौरी चौरा नामक वहाँ एक स्थान था और वहीं पर पुलिस कार्रवाई से उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने लगभग 22 सिपाही और एक थानेदार को एक कमरे में बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिया और फिर आग लगा दिया था। तो ये बहुत बड़ा कांड था चौरी चौरा का। ठीक है, इंसिडेंट आपको याद रखना है। देखो ये स्टोरी जो है ना, ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपको जहाँ पे 4-5 पॉइंट दे दिया जाता है, बोला जाता है इनमें से इससे रिलेटेड कौन सा फैक्ट सही है। ठीक है, तो ये बीपीएससी का भी पैटर्न बन चुका है और रेस्ट जो भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये स्टोरी पता रहना चाहिए कैसे कहाँ क्या हुआ था। अभी देखो 2-3 चीज़ों को मैंने अभी बताया, भले ही आपको याद रहे या ना रहे। सबसे पहले मैंने डेट बताया 5 फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कहाँ हुआ था ये चौरी चौरा, कहाँ है ये है गोरखपुर जिला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया? तीसरा पॉइंट मैंने बताया किस पर ये जो आंदोलन हुआ था ये किस पर हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था पुलिसों के खिलाफ। ठीक है, कितने पुलिस वालों को इसमें बंद कर दिया गया था थाने में? तो 22 सिपाही और एक थानेदार। ठीक है, ये सारे बारीकी से पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसको लिख डालो। ठीक है, और आग लगा दिया गया था। तो इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और 12 फरवरी 1922 को इन्होंने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस लेने का फैसला किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन था? वो था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था, इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में, कब? 1905 में शुरू हुआ था और बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? सुनीता चंद्रा, नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सुनीता चंद्रा किस खेल से संबंधित थी? किस खेल से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी हॉकी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने, यानी मैडम भीकाजी कामा का बात किया जा रहा है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? सबसे पहली बात आपको याद रखना है, पहला जो ध्वज था वह मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, कब फहराया गया था? 1907 में। अब आपको बताना है कहाँ फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? ये फहराया गया था स्टुटगार्ट में। कहाँ फहराया गया था? स्टुटगार्ट में। ठीक है, और ये स्टुटगार्ट कहाँ है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कौन से देश में है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, यहीं पर इन्होंने पहली बार ध्वज फहराया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा, या बेटर मैं बोलूँ कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा एक नाम, वो क्या नाम है? वो है सक्रादित्य। क्या मिलेगा? सक्रादित्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सक्रादित्य। ठीक है, सक्रादित्य किसका नाम था? तो सक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम का ही दूसरा नाम था। ठीक है, वेदशांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सक्रादित्य ने की थी। क्लियर है, और जब डिटेल से आप पढ़ोगे तो पता चलता है कि सक्रादित्य जो है वह कुमारगुप्त प्रथम ही था। क्लियर है, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। एक और टाइटल है इनका महेंद्रादित्य। क्या नाम था?
महेंद्रादित्य और शकरादित्य, ये 2 टाइटल है कुमारगुप्त के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे के एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र यूनेस्को ने अभी हाल ही में किसको दिया है? ये दिया है जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 का बात किया जा रहा है। 1922 में अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। ठीक है। 1922 के अध्यक्ष कौन रहे और ये हुआ कहाँ था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष रहे चित्तरंजन दास और ये हुआ था गया बिहार में। कहाँ हुआ था? गया बिहार में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं लोक हितवादी, लोकमान्य और लोक नायक में। तो आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा लोक नायक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? करम शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फैराजी कौन थे? फैराजी कौन थे? फैराजी लोग कौन हुए? तो फैराजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। किसके थे? शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है। फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के रहने वाले थे, ये हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है। इन्हीं के संप्रदाय को फॉलो करने वालों को कहा गया। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट में। ठीक है। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों के द्वारा 1822 ईस्वी में रामोसी विद्रोह हुआ था। ठीक है। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे चीतर सिंह। कौन थे? चीतर सिंह। तो ये 2 बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा के पास। ठीक है। बड़ौदा में हुआ था वघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ यह विद्रोह था। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों किया गया था, तो अधिक कर एकत्र करने के कारण। ठीक है। जो अंग्रेज सरकार थे वह गायकवाड़ों के साथ मिलकर अधिक जो कर है वह वसूला करते थे, जिसके खिलाफ जो बघेरा आप बोल सकते हो ना, बघेरा के जाति जो थे, ठीक है, बघेरा जाति के जो नेता हुए उन्होंने इसका विद्रोह किया और ये लगभग 1820 तक ये चला था। 1820 के आसपास ये समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था, किन किन सालों में किया गया था और किस तरह से किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए 1835, 1867, 1878 और 1908। इन सभी ईस्वियों में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? प्रेस एक्ट। ठीक है। 1867 में प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1867 में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। उसके बाद 1878 का बात आता है। तो इस वक्त लॉर्ड लिटन थे। ठीक है। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्या था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। जिसमें सरकार की आलोचना हो, यानी अंग्रेज सरकार की आलोचना की जाती हो। ठीक है। और इसके बाद 1908 आया। 1908 में आपका एक प्रेस एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? इसमें ये कहा गया था कि किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप। ठीक है। तो ये 4 एक्ट हैं जिसको आपको याद रखना है, प्रेस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में आपको पता है कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 1907 में जाकर विभाजित भी हो गया था। अब आपको यह बताना है क्या उसका कारण क्या रहा होगा। क्या कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर हुआ था ये, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर,
या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इन सभी के कारण कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वह दो गुटों में बढ़ गया था, नरमपंथी और गरमपंथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। अब आपको यह बताना है कि इन लेखों का लेखक कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग, एक वर्ग हुआ करता था, एक ग्रुप था सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इसके साथ संपर्क से बाहर होने के कारण कांग्रेस की आलोचना की गई थी इस लेख श्रृंखला में। आपको ये बताना है ये लेख श्रृंखला है किसकी है ये लेख श्रृंखला? ये है अरविंद घोष की। ठीक है, किसकी है? अरविंद घोष की, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। अब आपको इस दोनों जगहों में फिल करना है, क्या होगा सही आंसर आपका? नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी था। अब आपको यह बताना है कि किस कमेटी के तहत नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू होगा, आपका सही आंसर मोतीलाल नेहरू होगा। तो जवाहरलाल नेहरू वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसका विषय क्या था ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, ये था इसका विषय। था आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं ये इसका विषय था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता है। क्या क्या इन चारों के बीच क्या आम रिश्ता है ये आपको बताना है। क्या क्या नाम है इनका? कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी। इन सब के बीच क्या समानता है? तो इन सब के बीच समानता है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। ठीक है, यही है इनकी इन सभी की एक समानता। ठीक है, अच्छा अगर डिग्बी की बात करें तो इन सब में से अगर दो लोगों को हम लोग बात करें, ठीक है, कैथरीन मेयो इन्होंने मदर इंडिया लिखा है। आपसे बहुत बार ये पूछा गया मदर इंडिया किसने लिखा है? कैथरीन मेयो। ठीक है, ये याद रखना है, बुक भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और विलियम डिग्बी की अगर बात करें, इन्होंने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया, विलियम डिग्बी ने क्या लिखा है? द अवेकनिंग ऑफ इंडिया। ये दो बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का नाम याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है? ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1921 जब ईयर आपको स्पेसिफिक करके दे दिया जाए तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, अहमदाबाद में 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। किसने? हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। जल्दी बताओ कब, क्या होगा आपका सही आंसर? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी और आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई थी। ठीक है, 1925 में क्रमशः अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई थी और आरएसएस की स्थापना नागपुर में हुई थी। ये दोनों याद रखना। ठीक है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी कानपुर में, और आरएसएस की बात की जाए तो ये हुई थी नागपुर में। दोनों आपको याद रखना है, ईयर 1925 ही है।
अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। आप बताओ। अब अगर किसी को ये सही आंसर आता भी है फिर भी उनके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 1936। क्या होगा? 1936। अब 1936 बहुत सारे बच्चे इसको 30 के दशक में मार देते हैं। आपको पता होना चाहिए 30 का दशक 20 से लेकर 30 के बीच हुआ, ठीक है। 30 के बाद को हम लोग 40 का दशक बोलते हैं। तो अगर 40 का दशक होता तो ये आपका सही होता, ठीक है। 20 का दशक तो होगा ही नहीं, बहुत कम उम्र में, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर मैं इन सबको हटा दूं तो एक ही ऑप्शन बचता है, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। क्लियर है? भले ही ये एग्जैक्ट आंसर ना हो पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको मैच करना है, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने बताया 1936 में की गई थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी स्वामी सहजानंद की, वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। तो ठीक पहले तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर जो क्वेश्चन आपका आया उसका सही आंसर यही है, ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही सेट हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो आपको इन शॉर्ट ये बताना है, बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता के बारे में आपको बताना है कौन कौन है। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें से बिहार के किसान नेता कौन कौन थे? कौन कौन थे? तो ये थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ठीक है। ये दोनों बिहार के किसान नेता में से आते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कि किनका नाम आपको दिया गया है? राहुल संकृतायन का। 1920 के असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय थे, लेकिन किस भाग में, किस एरिया में, किस एरिया में सक्रिय थे? ये थे छपरा, ठीक है। बिहार के छपरा जिले के आसपास जो एरिया है वहां से ये पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहां पर असहयोग आंदोलन को यह आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट्स लंबा लंबा है इसलिए एक साथ आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, एक तरफ से हम लोग स्टेटमेंट देखते चलेंगे क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा थे, ठीक है, 1857 में उन्होंने मदद तो की थी अंग्रेजों की, लेकिन पैसों से नहीं की थी, उन्होंने बस आदमियों से की थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की थी, पैसों से नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि उन्होंने आदमियों से मदद की थी, पैसों से नहीं। तो आपका सही जो स्टेटमेंट है वह बी हो जाएगा। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये सारे जो लेख है यह किसने निकाले थे, किसने प्रकाशित किए थे? पीर मोहम्मद मुनीस ने, ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, देखो एल्यूमिनियम का अगर सबसे बड़ा उत्पादक का बात किया जाए, प्रथम स्थान है चीन का, तो आपके ऑप्शन में वो है नहीं, ठीक है। दूसरा स्थान है रूस का, वो भी आपके ऑप्शन में नहीं है। तीसरा स्थान है कनाडा का, वो भी आपके ऑप्शन में नहीं है। चौथा स्थान है इंडिया का, ठीक है, वो आपके ऑप्शन में है। और पांचवा स्थान है यूएई का, किसका? यूएई का। तो ये 5 आपको याद रखना है। पहले इंडिया के जगह हुआ करता था अमेरिका, लेकिन
2018 का जो रिपोर्ट आया था उसमें सबसे बड़ा जो देश है चौथे नंबर पे वो है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भारत। क्लियर है? तो 5 जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम का वो याद रखना है, लेकिन सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये होता है चाइना में। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन यानी यूरोप में स्थित एक पर्वत है। ठीक है, अल्पेशियन अमेरिका में स्थित एक पर्वत है और अरावली भारत में स्थित एक पर्वत है। यह कैसे पर्वतों का उदाहरण है ये आपको बताना है। किस तरह के पर्वत है? युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला या फोल्ड पर्वत श्रृंखला। तो अरावली तो आप जान ही रहे हो, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको कर पाओगे आंसर। ठीक है, या पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का जो एग्जाम्पल है वो है। ठीक है, अच्छा, पुराने पर्वत का तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है? पुराने पर्वत का तात्पर्य है उन पर्वतों से जिनका निर्माण ट्रिशरी युग से पूर्व हुआ था। ठीक है, तो उसको हम लोग पौराणिक पर्वत के रूप में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोई बात नहीं है, आप सब तो एक्सपर्ट हो, कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप जान रहे हो उसको हम लोग मैच कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेस्ट को देखेंगे। सबसे पहला आपका है, आप इन सारे नदियों में से देखोगे तो पहला है आपका सैन नदी या सीन नदी, इसको हम लोग सीन नदी भी पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था कहाँ का सीन सबसे अच्छा है, तो पेरिस का सीन सबसे अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद आप जानते हो एक और नदी डेन्यूब नदी। ठीक है, उसके बाद राइन नदी भी आप जानते हो। तो डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब है बचा आपका रोटरडैम और वाशिंगटन। तो वाशिंगटन जो है यह पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है और रोटरडैम जो है यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोटरडैम का 3 यानी ए का 3। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन सा मैच कर रहा है। अच्छा, संयोग से देखो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो एक बार इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। रोटरडैम, यहाँ से मैच कर लो, रोटरडैम राइन नदी के किनारे। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे और वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? ये आपका लंदन जो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा शहर है या केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का आपको लिस्ट दिया हुआ, आपको मैच करना है सही क्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, महानदी कृष्णा कावेरी, लूनी नर्मदा ताप्ती। ये तो ऑप्शन आपका हट गया, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों ए और बी ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जांगबो नदी को भारत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? जांगबो या शांगपो नदी। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो गया। अब यह है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यारलुंग जांगबो नदी का अगर बात करें तो यह पश्चिमी तिब्बत से होते हुए निकलती है। ठीक है, और निकल के अगर ग्लेशियर का बात किया जाए तो आंगसी ग्लेशियर से निकलते हुए या चोमा युंगडुंग, ठीक है, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां से निकलते हुए यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के रूप में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद ये असम में जब प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और फिर ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इन चारों में से सबसे सूखा स्थान आपका लेह या लद्दाख है। ठीक है, लेह या लद्दाख सबसे सूखा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कहाँ पे जनजातीय समुदाय का निवास ना के बराबर है। ये आपका हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो संख्या है वह ना के बराबर है। इनकी सर्वाधिक संख्या आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब एरिया में पाई जाती है।
लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, इन सारे इलाकों में जनजातीय समुदाय ना के बराबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है भारत में? तो यह है 0.06 हेक्टेयर, याद रखना। ठीक है, और अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो ये हो जाएगा 0.6 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इन चारों ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो आपको बिहार एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, जिसको शुद्ध कृषि हम लोग बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 60% ही है। ठीक है, लेकिन रेस्ट जो भी आपको जगह दिए हुए सब जगह 60% से ज़्यादा है, तो आपका सही आंसर बिहार होगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? तो दो राज्य जो लौह अयस्क संपन्न है बड़े पैमाने पर, वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा। ठीक है, 1957 में। ठीक है, नवंबर महीना था, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य आपको बताना है क्या था। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, महालनोबिस प्लान का इस सबसे बड़ा एक बोल सकते हो यह उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आपको मैच करना है। इसमें देखो ईयर दिया हुआ है और दूसरे साइड दिया हुआ है बैंक्स वगैरह कुछ। ठीक है, 1995, 64, 82 और 87। तो सही मिलान करना है आपको, तो सही मिलान करो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा बैंक दिया हुआ है। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक, औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक, ये कौन सा बैंक हुआ भाई? ये हुआ आपका ICICI बैंक। ठीक है, और अगला है आपका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BIFR। तो चलिए एक तरफ से मैच करते हैं। तो पहला आपका है भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक की स्थापना जल्दी बताओ अगर किसी को पता हो तो। एक्सिम बैंक की स्थापना 1981 के अधिनियम के तहत 1982 में की गई थी। अगला आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी ICICI बैंक, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और अगला है आपका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BIFR, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? चलो एक बार देख लेते हैं सही ऑप्शन मैच करके। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा C, लग रहा है मुझे C होगा। ठीक है, आपका सही आंसर C होगा। तो मैच आपने कर लिया, देख लिया। अब आपको अगर डाउट है तो एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फिर से इसको मैच कर लेना। ठीक है, अगला क्या है? स्तंभ क को ख से मिलाना है। फिर से वही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस, प्राइसम, थोक मूल सूचकांक और नकदी रिजर्व अनुपात यानी CRR, इसको मैच करना है किस चीज से ये संबंधित है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ओपन जनरल लाइसेंस ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। ठीक है, ट्राइसेम किससे संबंधित है? या रोजगार से संबंधित है। ठीक है, थोक मूल सूचकांक किससे संबंधित है? थोक मूल सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है। और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो आपका सही आंसर A हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? सरकारी व्यय यानी जो खर्च है उसको नियंत्रित वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता? महिला खिलाड़ी का बात किया जा रहा है और महिला खिलाड़ी है सोफिया केनिन। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता। तो आज के टेस्ट में आपका महिला और पुरुष दोनों क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान किस चीज का एक आइटम है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजना व्यय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ, ब्याज भुगतान किसका एक व्यय है? तो इन सब में से किसी का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ब्याज भुगतान हो, सब्सिडी हो, ठीक है, ये सारे चीजें किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो ये सारे जो चीजें हैं उसको संवैधानिक हस्तांतरण के अंतर्गत रखा जाता है, यानी गैर योजना व्यय इसको बोलते हैं। तो इसमें से कोई आपका सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, HDR 2019 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिजल्ट है 2019, इसके अनुसार भारत का जो रैंक है वह है 129। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, आपको देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, ये सारे दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे पूछा गया है, उपर्युक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो CSO द्वारा कौन सा सूचकांक संकलित किया जाता है? तो आपका सही जो आंसर है वह है शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका आंकलन जो है वह CSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2018-19 में भारत में तिलहन का कुल उत्पादन क्या था? 18-19 में तिलहन का कुल उत्पादन भारत में रहा 31.52 मिलियन टन। कितना रहा? 31.52 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? अधिकतम विदेशी मुद्रा भारत किसके निर्यात से कमाता है? किसके निर्यात से? तो यह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट या कपड़े के निर्यात से। ठीक है, इसके बाद आपका चाय भी आता है, इससे भी बहुत अधिक जो धन है वह उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन सबसे अधिक कपड़ों से होती है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से होता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति वाली विदेशी मुद्रा को गर्म मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, हॉट करेंसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किसको शामिल नहीं किया गया है? गेहूं, चावल, दाल ये सभी शामिल किए गए हैं, लेकिन तिलहन को उसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली जो बजट घाटे को पूरा करने के लिए लाया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया कब? तो इसको 31 मार्च 1997 ईस्वी में, यानी 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी किस चीज से संबंधित है? किससे संबंधित था? वो था बीमा क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, कौन सा कमेटी? RN मल्होत्रा कमेटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेवा कर यानी सर्विस टैक्स भारत में कब चालू हुआ था? सर्विस टैक्स कब चालू हुआ था? 1994 से 95 के बीच में इसको चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपये की परिवर्तनीयता क्या होता है? जल्दी बताओ, रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, इसको बोलते हैं रुपये की परिवर्तनीयता। कितना आसानी से आप दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। पहला है आपका निगम कर, दूसरा है निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, तीसरा है कस्टम, चौथा है GST। इसमें से किसका योगदान कितना है आपको वो बताना है। ठीक है, सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम आपको बताना है। ठीक है,
तो सबसे पहला स्थान किसका आएगा? सबसे पहला स्थान है कॉर्पोरेट टैक्स का, ठीक है, यानी निगम कर का, जो आपके ऑप्शन 1 में है। तो आपका ऑप्शन 1 यानी ये खत्म हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स के बाद जीएसटी आता है, यानी 1 के बाद आना चाहिए 4, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद आपका इनकम टैक्स और उसके बाद कस्टम ड्यूटी। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? यानी आपको ये बताना है जो निवेश की सीमा तय की गई थी 2006 में, जो 3 तरह के कैटेगरी होते हैं, ठीक है, इसमें से आपको मध्यम क्षेत्र के कैटेगरी का निवेश का सीमा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन पढ़ो, थोड़ा सा ऑप्शन लेंदी है लेकिन आपके लिए उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। इसको हम लोग मध्यम उद्योग के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग? जल्दी बताओ, शिशु मृत्यु दर क्या है? ऑप्शंस इसका भी लेंदी है लेकिन डेफिनेशन आपका ऑप्शन में सारा डेफिनेशन ही है, आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है शिशु मृत्यु दर। तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर होता है। ध्यान रखना है आपको कि पहले जन्मदिन से पहले उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो इसको हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? इन वर्षों में से आपको बताना है कि व्यापार के लिए भारत का जो एटमॉस्फेयर है वो अनुकूल था कब? तो 1972 से 73 और 1976 से 77 के बीच में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए, यानी कुछ समझौता दिया हुआ है। ISLFTA यानी भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता, साप्टा SAFTA दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, CECA भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता, और SAPTA यानी साप्टा दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापार व्यवस्था। आपको ये बताना है कब ये हुआ था, ठीक है, उसके एक ऑर्डर में आपको सजाना है, पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है लेकिन आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? तो सबसे पहले देखो, इसमें से अगर आप देखोगे तो आपका सही आंसर बी है, ठीक है, यानी सबसे पहले जो है वह हुआ है साप्टा दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापार व्यवस्था। ये हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। इसके बाद आपका हुआ ISLFTA, ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1998 में। उसके बाद SAFTA ये कब हुआ था? ये हुआ था 2004 में, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं, कौन सा आपका बच गया? CECA कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑर्डर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होता है? कॉकरोच का श्वसन अंग है वातक या ट्रेकिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का सर्वोत्तम सूचक क्या है? सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य था ये था केरल राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? BCCI का पॉली उमरिगर अवार्ड जो है वह जसप्रीत बुमराह को दिया गया 2019 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस या थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बेन स्टोक्स को चुना गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया है? सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसको चयनित किया गया? ये किया गया है एपी माहेश्वरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 1965 और किस साल की लड़ाई में हिस्सा ले चुके बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव किया है? वो कौन सा साल है? वो है 1971। 1965 और 1971 के लड़ाई में जिसने भी हिस्सा लिया है उनको पेंशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक है? किस राज्य में है मलप्पुरम? यह है केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? यह किया गया डॉक्टर मिहिर शाह को। अगला क्वेश्चन है, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? किस लेफ्टिनेंट जनरल को महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है गिरीश कुमार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि वह भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? कौन करेगा? ये करेगा अमेजन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है? किसके लिए? तो ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। तो सक्षम नाम से एक जो जागरूकता अभियान है वह चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। 2020 में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया और इसमें पहली बार ऐसा हुआ किसी महिला ने पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कैप्टन तन्या शेरगिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है? कौन है वो? वह है मैग्नस कार्लसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? द्वीप विकास एजेंसी के 6ठी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में 2020 का जो बैठक हुआ वह नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? रोजगार संगी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनेट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? ट्रूनेट ये किस देश का एक उपकरण है जो तपेदिक के उपचार में हेल्प करता है? कौन सा देश है वो देश है भारत, जिसका उपकरण है ट्रूनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश की किस संस्थापक पर फिल्म बनने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन है बांग्लादेश के संस्थापक? ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। इस पर एक मूवी बन रहा है और इसमें भारत योगदान दे रहा है। और कौन होंगे इसके डायरेक्टर? जल्दी बताओ अगर किसी को पता है, मैंने बताया हुआ है करंट अफेयर्स में। इसके डायरेक्टर कौन होंगे? इसके डायरेक्टर होंगे श्याम बेनेगल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कौन सा वो जनजातीय समूह है? वो है ब्रू रियांग। कौन सा समूह है? ब्रू रियांग, जिनको बसाया जाएगा कहाँ? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 84वां स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है? तो कौन सा वो संचार उपग्रह है? जल्दी बताओ कौन सा है? वह है GSAT-30। ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।